इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। सबसे पहले पढ़ते हैं कि इंक्लिनेशन ऑफ लाइन कैसे डिफाइन होती है। अब ये आपके सामने एक फिगर है और एक हमने लाइन खींची जो कि एक्स एक्सिस को कट करते हुए जा रही है। तो क्या इंक्लिनेशन ऑफ लाइन डेफिनेशन है? एंगल थीटा मेड बाय द लाइन विथ द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस। पॉजिटिव डायरेक्शन कौन सा? ये है ना, पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है, इसके अलोंग से। ठीक है, और इट इज मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्योंकि आप देखेंगे कि जब आप एंगल निकालते हैं तो किसी बिंदु पे प्रोटेक्टर रखते हैं, है ना, और क्या करते हैं, यहाँ से एंगल नापते हैं। इसका जो प्रोटेक्टर रखते हैं यहाँ 0 रखते हैं, है ना, ये 0 डिग्री पे यहाँ पे रखते हैं, राइट है ना, प्रोटेक्टर को। ये प्रोटेक्टर ऐसे लिया आपने, ठीक है, ये 0 पे रखा और यहाँ से नापते हैं, राइट। उसी तरह से इसको यहाँ से पॉजिटिव से नापा जाता है। तो ये थीटा जो है आपका पॉजिटिव है, डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस है। तो ये थीटा क्या है आपका? थीटा है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ठीक, उसी तरह से ये आपका इंक्लिनेशन दूसरी तरह से भी निकाल सकते हैं कि मान लीजिए आपने यहाँ से ले लिया ये इंक्लिनेशन, तो आप देखिए ये नेगेटिव डायरेक्शन है। यहाँ से ये जो उठ रहा है ये नेगेटिव डायरेक्शन से उठ रहा है। ठीक, तो ये जो थीटा होगा ये नेगेटिव होगा। ठीक है, अब इस केस में आप देख रहे हो कि मैंने एक लाइन खींची है, स्ट्रेट लाइन है जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है। एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो एवरी लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस हैज ए इंक्लिनेशन ऑफ 0 डिग्री। 0 डिग्री का इंक्लिनेशन है। मतलब दो पैरेलल लाइंस जो हैं, जैसे हम लोग जानते हैं कि कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है एक दूसरे को। तो जब इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो उन दोनों के बीच में एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होगा? 0 होगा, है ना। लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस हैज 0 टिल्ट। उसके ऊपर 0 टिल्ट रहेगा। टिल्ट ऐसे गुजरे, टिल्ट उसमें रहेगा ही नहीं रिलेटेड टू एक्स एक्सिस। हेंस इंक्लिनेशन जो रहेगा वो 0 डिग्री रहेगा। दूसरा कंडीशन ये है कि वाई एक्सिस के पैरेलल होगा। तो अब हम देख रहे हैं कि सिंस द लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस इट विल इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 90 डिग्री। ठीक है, तो जितने भी हम लाइन पैरेलल खींचेंगे सारे एक्स एक्सिस पे 90 डिग्री पे करेंगे, इसलिए एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होगा? 90 डिग्री। ठीक, तो ये याद रखिएगा कि जब एक्स एक्सिस के पैरेलल खींचते हैं तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 0, यदि वाई के पैरेलल खींचते हैं तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 90 डिग्री होता है। अब हम पढ़ते हैं कंसेप्ट ऑफ स्लोप। इसको ग्रेडियंट भी बोला जाता है स्लोप को। तो एक स्लोप का कंसेप्ट क्या है? मान लीजिए एक ट्रायंगल है ABC और एंगल थीटा जो है ये C का एंगल जो है वो थीटा है। AB जो है इसको हम बोलते हैं वर्टिकल राइज या हाइट, और CB जो है इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। और CA क्या होता है? इंक्लाइंड प्लेन। तो यहाँ भी जब हम इंक्लाइंड प्लेन बोलते हैं तो एंगल थीटा क्या जाता है? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है। और CB जो है वो एक्स एक्सिस पे आप ले लो। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो थीटा हम ले रहे हैं वो किस डायरेक्शन में ले रहे हैं? हम वो ले रहे हैं कौन सी डायरेक्शन? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले रहे हैं, राइट। कौन से डायरेक्शन में ले रहा है? किस डायरेक्शन में ले रहा है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले रहा है। ठीक है, तो CB ये एक्स एक्सिस पे आ गया तो ये क्या आ जाएगा? थीटा विल बी नथिंग बट एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ठीक, क्योंकि इंक्लाइंड प्लेन जो है वो हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस से क्या बना हुआ है। ठीक, तो डेफिनेशन क्या है? द स्लोप ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन या द ग्रेडियंट जो है इंक्लाइंड प्लेन का। देखिए इंक्लाइंड प्लेन के बारे में बात हो रही है, इंक्लिनेशन।
इज अ रेशियो बिटवीन द वर्टिकल राइज, मतलब ये हाइट कितनी है इसकी, एंड द प्लेन ऑफ द प्लेन, इस प्लेन का जो है इंक्लाइंड प्लेन का जो है वर्टिकल राइज कितना है और इसके बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है। तो स्लोप ऑफ द एसी क्या होगा, vertical rise upon horizontal distance, that is AB upon BC is equal to tan theta, tangent of the angle of inclination, tangent of the angle of inclination, that will give you the slope of AC. तो स्लोप या ग्रेडियंट ऑफ द स्ट्रेट लाइन हमने देखा कि स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन ये एक टेंजेंट है ऑफ इट्स इंक्लिनेशन। टेंजेंट मतलब कुछ नहीं, एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन tan होता है और उस एंगल का जो इंक्लिनेशन का जो एंगल है उसका tan हम निकालते हैं और इसको डिनोट करते हैं हम m से। मान लीजिए ये आपका एक्स वाई एक्सेस हो गया, ये लाइन है जो कि इंक्लाइंड है थीटा पे, इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है, ठीक है। ये वर्टिकल राइज हो गया, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो गया, तो हमको स्लोप m कितना मिला, vertical rise upon horizontal distance equal to tan theta, tan of angle of inclination, tan of angle of inclination, ठीक है। ये देख रहे हैं आप, ये पॉजिटिव है क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है, ओके। अब यहाँ पे एक जब थीटा जीरो होता है तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा कि tan जीरो इज जीरो, तो स्लोप जीरो हो जाता है, ठीक है। और मतलब कहने का मतलब tan जीरो हो जाता है, और जब 90 डिग्री होता है तो tan इनफाइनाइट हो जाता है, ठीक है, ओके। और ये इसका कोई स्लोप का फिर कोई डेफिनेशन नॉट डिफाइंड, इट्स नॉट डिफाइंड, ठीक। स्लोप या ग्रेडियंट ऑफ ए स्ट्रेट लाइन का tan थीटा के दृष्टिकोण से देखा जाए, ठीक। तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जब जीरो रहेगा तो tan थीटा जो रहता है जीरो रखेंगे तो हमको स्लोप क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, ठीक है। तो स्लोप का टाइप या डिस्क्रिप्शन क्या है, हॉरिजॉन्टल या जीरो स्लोप है, मतलब ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस जब होगा तब स्लोप क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। यहाँ पे स्लोप जीरो हो गया। जब tan 45 रहता है तो उसकी वैल्यू होती है 1, मतलब स्लोप पॉजिटिव हो गया। इट राइजेस फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट साइड से जो है ये राइज करता है टू राइट, राइजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। आप देख रहे हो स्लोप, ये वाला स्लोप जो है, ठीक है, 90 डिग्री वाई एक्सिस के पैरेलल, और साइन 90 जो है इन्फिनिटी होता है इसलिए अनडिफाइंड है, वर्टिकल स्लोप है। tan 135 माइनस 1 नेगेटिव स्लोप हो गया, फॉल्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देख रहे हैं आप, ठीक, लेफ्ट टू राइट, ये देखिए लेफ्ट टू राइट, ठीक। 180 डिग्री हॉरिजॉन्टल है, जीरो स्लोप है, ठीक है। 180 डिग्री पे आ गया तो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो फिर tan है स्लोप जो है वो जीरो हो जाता है, ठीक। तो जब स्लोप एक्यूट एंगल हो, यानी थीटा जो है वो 0 और 90 के बीच में हो, तो हमेशा एक पॉजिटिव स्लोप आपको मिलता है, ठीक है। या ऑब्ट्यूज हो, यानी कि थीटा जो है 90 से बड़ा और 180 से छोटा हो, तो हमेशा जो है आपको नेगेटिव स्लोप मिलेगा। और मान लीजिए 90 डिग्री हो गया तो ये एक्सेप्शन है, बिकॉज tan 90 इज इक्वल टू sin 90 अपन cos इक्वल टू, ये जो डिवीजन का जो जीरो है ये स्लोप को जो है ये अनडिफाइंड कर देता है, यानी यहाँ आप देख रहे हैं अनडिफाइंड है, ओके, इन्फिनिटी हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है। तो इस तरह से ये स्लोप या ग्रेडियंट ऑफ द स्ट्रेट लाइन आप देख सकते हो अलग अलग tan थीटा के वैल्यूज के साथ। अब जो स्लोप और ग्रेडियंट है वो मान लीजिए एक स्ट्रेट लाइन है और वो पास करता है दो फिक्स्ड पॉइंट से, तब हम उसको कैसे लेते हैं। ये एक्स और वाई एक्सिस है, ये एक लाइन है जिसका स्लोप
हमको निकालना है, और वो दो पॉइंट से पास करती है, P और Q से। अब पहला चीज, और एंगल बनाती है थीटा, ये है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विद एक्स एक्सिस, क्योंकि ये जो डॉटेड लाइंस हैं, ये डॉटेड लाइंस इसके पैरेलल हैं, इसलिए थीटा क्या होगा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ठीक है, 2 पॉइंट से पास कर रही है ये स्ट्रेट लाइन। ये डिस्टेंस है x1, y1, x2 q का, ठीक है, और q का ये जो डिस्टेंस है, तो आपको ये डिस्टेंस बता दिया। p का डिस्टेंस है 0 से x1, और हाइट कितना है, y1 है। q का x2 है, राइट, डिस्टेंस, और हाइट कितना है इसका, y2 है। तो ये आप देख रहे हैं x2 माइनस x1, ये डिस्टेंस इतना हो जाएगा और ये हो जाएगा। अब स्लोप का क्या डेफिनेशन है, राइज अपॉन द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ठीक, तो यहाँ पे हम स्लोप क्या करेंगे, तो tan थीटा विल बी इक्वल टू y2, ये हो गया ना राइज, क्योंकि हमको ये इस 2 पॉइंट के बीच का लेना है, सिर्फ इतना लेना है। तो जब ये है तो आप देख रहे हैं कि ये कितना है, x2 माइनस x1, जितना ये होगा उतना ये होगा। ठीक है, तो ये इसका हो गया राइज, या हम कहेंगे कितना राइज हुआ है, y2 माइनस y1 राइज हुआ, और ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x2 माइनस x1 है ना। तो tan थीटा सो क्या हो जाएगा, tan थीटा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, दैट इज डिफरेंस ऑफ द ऑर्डिनेट्स ऑफ गिवन पॉइंट्स और डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ देयर एब्सिसेस। ठीक है, तो इस तरह से हम स्लोप किसी स्ट्रेट लाइन का निकाल सकते हैं जो 2 पॉइंट से पास कर रहा होगा, फिक्स पॉइंट से पास कर रहा होगा। ओके, ये उसका फॉर्मूला है स्लोप का। अब किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन कैसे पता करें, एग्जैक्ट पोजीशन, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, क्या करना पड़ेगा, तो एग्जैक्ट लोकेशन किसी भी ऑब्जेक्ट का हमको ढूंढना है, तो सबसे पहले ये हमको पता होना चाहिए कि डिस्टेंस एंड डायरेक्शन उसका क्या है, कितना डिस्टेंस है, उसका डायरेक्शन कहाँ है किसी एक पोजीशन से। जैसे आप बाजार जाते हैं तो आपका पोजीशन कहाँ है, घर से आपका डिस्टेंस इतना है, डायरेक्शन नॉर्थ है, ईस्ट है, वेस्ट है, क्या है, कोई एक रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए, मतलब कोई एक ओरिजिन होना चाहिए, एक जीरो पॉइंट होना चाहिए, जहाँ से हमको एक पता चले कि भैया 2 किलोमीटर दूर जो है घर से गए हुए हैं नॉर्थ साइड में, तो हमको उसका पोजीशन या उसको ऑब्जेक्ट को हम उसको लोकेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक एरोप्लेन जो है जा रहा है, ठीक है, तो हम उसको लोकेट कैसे करेंगे। अब मान लीजिए हमने ये एक मतलब एक एक्स वाई एक्सिस ले लिया और एक ओरिजिन ले लिया, मान लीजिए ये वाला ये ओरिजिन हो गया, तो यहाँ से हम अब उसको इस प्लेन को कैसे डिरेक्ट करेंगे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये लाइन खींचेंगे, तो हमको क्या मिल गया, एक ये मिल गया डिस्टेंस, भैया ये ओरिजिन से इसका डिस्टेंस यहाँ पे है, ठीक है, तो एक डिस्टेंस हो गया जो स्केलर है, जो, ठीक है, पोजीशन उसका मिल गया, ठीक है। दूसरा डायरेक्शन, कितने एंगल पे उसका इंक्लिनेशन है, तो हमको क्या मिल गया, डायरेक्शन मिल गया, एक वेक्टर एंगल मिल गया, ठीक है, तो एक पोजीशन ही वेक्टर मिल गया, या उसको आप बोलो डिस्टेंस मिल गया जो स्केलर क्वांटिटी है। तो कोई भी पोजीशन आपको डालना है तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है हम उस पर बात करते हैं, डिस्टेंस कितना है तो एक स्केलर क्वांटिटी है जिसमें कि डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। और हम देख रहे हैं किसी एक ओरिजिन या जीरो पॉइंट से या एक रेफरेंस पॉइंट से हमने बताया, ठीक है, तो ये आपका डिस्टेंस हो गया या डिस्प्लेसमेंट आप बोल लो वेक्टर क्वांटिटी में, और ये डायरेक्शन। अब आप देखें, दिस इज नथिंग बट द इंक्लिनेशन, दिस इज इंक्लिनेशन, ठीक है, और ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है एक्स एक्सिस से, ठीक है। अब हम पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस के दृष्टिकोण से देखेंगे। ये फोटो दिख रहा है, पिक्चर है,
इसमें आप देख रहे हैं कि एक आदमी जो है वो 10 मीटर की दूरी पे खड़ा है, दूसरा आदमी जो है 100 मीटर की दूरी पे खड़ा है। ये आदमी बोलेगा कि गाड़ी जो है वो 10 मीटर की दूरी पर है, ये आदमी बोलेगा कि 100 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, इसका देखने का दृष्टिकोण या कि ये 10 मीटर है, मतलब ये इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये 10 मीटर पे है, और इस आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 100 मीटर पर है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल, दो दोस्त बैठे हैं एक बस में। इस दोस्त के हिसाब से ये बाजू में बैठा है और एक ही जगह पर है, कहीं मूव नहीं कर रहा है। इनकी नज़र में ये जो कुर्सियां लगी हैं, ये रॉड्स लगे हैं, खिड़की वगैरह जो है कहीं मूव नहीं कर रही है, ये अपनी जगह पे स्टेशनरी है, मतलब रेस्ट पर है, मोशन में नहीं है। ठीक है, तो इसके हिसाब से ये रेस्ट में है, इसके हिसाब से ये रेस्ट में है, इन दोनों के हिसाब से बाकी जो कुर्सी लगी सब रेस्ट में है। लेकिन अब यहाँ पे इस आदमी के जो बाहर खड़ा है सड़क पे, और वो देख रहा है कि ये बस जा रही है और उसमें यही दोनों लड़के बैठे हैं, बस मूव कर रही इधर, और ये देख रहा है कि ये बस जा रही है और ये दोनों लड़के बैठे हैं, तो इसके हिसाब से ये बस चल रही है। और हमने पहले क्या दिया था कि दोनों लड़कों के हिसाब से वो एक दूसरे के जो बैठे हैं वो रेस्ट में है। ठीक है, तो अब इसके दृष्टिकोण से ये मोशन में है। ठीक, अब यहाँ पे एक बैट्समैन बॉल को हिट कर रहा है ना, तो बॉल तो सीधी आई, यहाँ पे लगी, अब यहाँ से इसका डायरेक्शन सब चीज चेंज हो गया। अब यहाँ से ये उसका हो गया ओरिजिन पॉइंट, यहाँ से बॉल ऊपर की तरफ गई, तो ओरिजिन ऑफ पॉइंट कहाँ से हो गया, ये हो गया। ठीक है, यहाँ इस बैट लगने के बाद से हम दृष्टिकोण यहाँ से रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले रहे हैं, तो ये हो गया इसका ओरिजिन, जो कि फिक्स पॉइंट है जहाँ पे बैट जो है वो बॉल से कांटेक्ट में आती है। ओके, अब ये जो मूवमेंट कर रही है, तो हम इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के हिसाब से देख सकते हैं कि ये इतने दूरी पर है, वाई एक्सिस से इतने है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसका बॉल का पोजीशन क्या है। ओके, और तीसरी चीज कि इम्पैक्ट के बाद कितना टाइम लगा। इम्पैक्ट के टाइम 0 था, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते इतना टाइम लगा। ठीक, तो हमने देखा कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए हमको 3 कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, कौन कौन से? एक ओरिजिन पॉइंट, ठीक है, एक ओरिजिन पॉइंट जो कि यहाँ से है, वो एक फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से देखा जा रहा है। कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई जेड के साथ डिस्टेंस और डायरेक्शन देखने के लिए, क्लॉक टाइम मेजरमेंट करने के लिए कि इस इवेंट को कितना टाइम लगा। चलिए इसको हम एक टेबुलर फॉर्म में देख रहे हैं। अब देखिए, रेफरेंस पॉइंट जहाँ से मेजरमेंट स्टार्ट होता है, एवरी मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस और पोजीशन इज मेड रिलेटेड टू दिस पॉइंट। इस पॉइंट से ही रिलेशन से हम इसको कहते हैं, इसी को ये रेफरेंस पॉइंट बोलिए या फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलिए। एक आदमी बोलेगा 50 मीटर की दूरी पे गाड़ी खड़ी है, दूसरा बोलेगा 100 पे खड़ी है। एक आदमी बोलेगा अरे सामने से जो बस जा रही है उसके पॉइंट से बस मूवमेंट में है, लेकिन बस के अंदर जो बच्चे बैठे हैं वो एक दूसरे के रेफरेंस पॉइंट से रेस्ट में बैठे हैं। ठीक है, दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम, किस डायरेक्शन में जा रही है और कितने दूर जा रही है, किस डायरेक्शन में जा रही है और कितने दूर जा रही है। तो डिस्टेंस एंड डायरेक्शन मेजरमेंट के लिए किसका, डिस्टेंस और डायरेक्शन, ताकि हम एग्जैक्ट पोजीशन जो है उस ऑब्जेक्ट की डिफाइन कर सकें। ठीक है, डायरेक्शन और डिस्टेंस के साथ। ठीक है, वन डायमेंशनल मोशन में एक्स एक्सिस हो सकता है, टू डायमेंशनल में जैसे मोशन इन अ प्लेन होगा इसमें एक्स वाई एक्सिस,
होगा, जैसा कि बॉल रोल करती है बिलियर्ड टेबल पर, ठीक है ना। 3D में स्पेस में XYZ में है, जैसे कोई एरोप्लेन जा रहा है, रॉकेट जा रहा है, तो तीनों डायरेक्शन में XYZ में उसका क्या पोजीशन है, ठीक है। क्लॉक टाइम व्हेन द ऑब्जेक्ट वाज एट दैट पोजीशन, उस लोकेशन पे वो ऑब्जेक्ट जो था किस समय था, ठीक है। क्योंकि मोशन क्या डिफाइन करता है, इज अ चेंज इन पोजीशन ओवर टाइम। देयरफॉर अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस मस्ट इंक्लूड क्लॉक या टाइमर टू रिकॉर्ड एग्जैक्टली व्हेन एन ऑब्जेक्ट जो है एक स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट पर हो। तो हमको क्या मिल जाता है, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन कैलकुलेट करने को मिल जाता है, ठीक है। रेस्ट एंड मोशन, चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम टेल्स दैट द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। किसी ऑब्जेक्ट जब पोजीशन चेंज करता है, अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह में जाता है समय के साथ, टाइम के साथ, तो ये बताता है कि ऑब्जेक्ट जो है मोशन में है, कि भैया वस्तु यहाँ थी, थोड़े समय बाद 10 मीटर दूरी पर हो गई। यदि पोजीशन चेंज नहीं होती है तो हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। टेबल पड़ा है तो पड़ा है एक जगह पे, रेस्ट पे है। वही टेबल को आपने खसका दिया तो पोजीशन चेंज कर दिया, तो आप कहेंगे मोशन, मतलब उसको हिला दिया है, उसको मोशन में ले आया है, उसको डिस्प्लेसमेंट कर दिया उसका। एग्जाम्पल, एक मूविंग ट्रेन। मान लीजिए कि आप ट्रेन में बैठे हैं और ट्रेन जो है 60 माइल पर आवर के हिसाब से चल रही है और आप एक एप्पल खा रहे हो। अब दो दृष्टिकोण है, दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। एक ट्रेन के अंदर आप देखते हो कि आपके बगल में जो बैठा हुआ पैसेंजर है वो रेस्ट में है, चल नहीं रहा है। इवन वहाँ के कोच, वहाँ पे जितनी भी वस्तु है, खिड़की, आपको ऐसा लग रहा है कि वो वहीं पे है, आप मूव नहीं कर रही है आपके हिसाब से, ठीक है। आपके हाथ में जो एप्पल है वो भी मूव नहीं कर रहा, स्टेशनरी है। तो आपके हिसाब से सब रेस्ट में, स्टेशनरी मतलब उनकी स्पीड 0 है आपके हिसाब से। लेकिन मान लीजिए कोई व्यक्ति प्लेटफॉर्म पे खड़ा है और आपकी ट्रेन को जाते हुए देखता है और आपको एप्पल खाते हुए देखता है, तो वो क्या देखेगा, वो ये देखा कि ट्रेन जो है सड़क से निकल गई, पास चली गई, स्पीड से चली गई, और उसमें आप बैठे हुए थे और आप मूव कर रहे थे ट्रेन के साथ में, ठीक है। अब यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हो गया, ठीक है। तो हर एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है उसके हिसाब से कोई वस्तु रेस्ट में रहती है, उसके हिसाब से मोशन में रहती है। दूसरा एग्जाम्पल, हाउस दैट इज एक्चुअली फ्लाइंग, मतलब आपका घर। मान लीजिए कि आप एक कमरे में बैठे हैं कुर्सी पे एक घर में। अब क्या होगा, क्या आप मूवमेंट में हैं, अर्थ के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से आप देखेंगे तो आप वहीं बैठे हुए हैं, आप मूव नहीं कर रहे हैं अर्थ के रेफरेंस से। अर्थ पे बैठे हैं ना, जमीन पे बैठे हैं, तो भाई आप अर्थ में बैठे हैं, आपका घर भी अर्थ पर है, तो आप उसके हिसाब से तो वहीं बैठे हैं, आप चल तो नहीं रहे हैं, तो आपकी स्पीड 0 है, वहीं जमीन बैठे हैं। लेकिन यदि हम पूरे ब्रह्मांड के रूप से देखें और मान लीजिए कोई एलियन जो है आपको देख रहा है बहुत दूर से, मान लीजिए सूरज के जहाँ पे है वहाँ से एक एलियन देख रहा है सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम से, तो वो देखेगा, क्या देखेगा कि अर्थ जो है सन के चारों तरफ रोटेट कर रही है और उस पर आप बैठे हुए हैं और आप भी क्या कर रहे हो, रोटेट कर रहे हो, रोटेट कर रहे हैं ना, सन के चारों तरफ आप क्या कर रहे हो, रोटेट कर रहे हो। यहाँ से जो है आप रोटेट कर रहे हो, यहाँ से, है ना, घूम रहे हो सन के चारों तरफ से। लेकिन अर्थ के दृष्टिकोण से आप जो है एक कुर्सी पर बैठे हुए हो, ठीक। रेस्ट एंड मोशन, देर इज नो सच थिंग एज एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन। कोई भी ऐसा चीज नहीं है कि किसी को हम बोल सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट जो है कंप्लीट एब्सोल्यूट रेस्ट में है, या हम कह सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है। ऐसा कोई है नहीं कि कोई भी चीज एब्सोल्यूट रेस्ट में हो या एब्सोल्यूट मोशन में हो। क्यों?
क्योंकि पूरे दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं वो किसी न किसी दूसरे वस्तु के रिलेटिव से मूव कर रही है, ठीक है, या रेस्ट में है। जैसे हम कहते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट का स्टेट बताने के लिए कि उसकी वेलोसिटी इतनी है, तो आप मतलब ये एज्यूम मान के चलते हैं कि ये वेलोसिटी हम निकाल रहे हैं, ये जो गति निकाल रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट चल रहा है, ये चल जो रहा है, ये किसके रेफरेंस, कहाँ से फ्रेम के रेफरेंस से चल रहा है, या तो ग्राउंड के या तो अर्थ के, ठीक है, उसके रेफरेंस से चल रहा है। मतलब कि अर्थ के रेफरेंस से वो वस्तु चल रही है, स्पीड में है, इसलिए उसके पास वेलोसिटी है, ठीक है। एब्सोल्यूट रेस्ट, बिल्कुल रेस्ट में है, कहीं नहीं चल रहा। इसका मतलब क्या होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट कंप्लीटली या परमानेंटली स्टेशनरी है, भले ही उसको कोई भी कहीं से देख रहा हो, या देखने का मतलब है या उसका कोई भी रेफरेंस आपने पॉइंट निकाला हो, उससे हर एक जगह से वो रेस्ट में हो, तब हम कह सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में है। लेकिन ऐसा होता नहीं है कि पूरे ब्रह्मांड में हर एक वस्तु कॉन्स्टेंटली मूव कर रही है, और आपको एक भी ऐसा फिक्स पॉइंट नहीं मिलेगा पूरे स्पेस में जिससे हम रस्सी बांध के कह सकें कि भैया इससे ये स्ट्रिंग इसको हमने बांध दी है और ये फिक्स पॉइंट से ये चल रहा है, ठीक है। तो रेस्ट और मोशन ये एक रिलेटिव टर्म है, एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है। दोनों रिलेटिव है, किसी किसी ऑब्जर्वर के देखने के दृष्टिकोण से है कि कोई वस्तु चल रही है या रेस्ट में है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, इसके बीच में डिफरेंस क्या है, ये चार्ट में दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो ये है कि ये एक्चुअल पाथ का लेंथ है जो एक ऑब्जेक्ट इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक जाने तक बनाता है, ठीक है। कहाँ से? रेफरेंस पॉइंट से। ये एक मैग्नीट्यूड है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है जिसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं, ठीक है। जो डिस्टेंस ट्रैवल करता है ऑब्जेक्ट, वो उसकी शेप, पाथ जो पे डिपेंड करता है कि कहाँ से शुरुआत हो और कहाँ फाइनल पोजीशन तक पहुंचा है। ये हमेशा पॉजिटिव रहता है, जीरो नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। हाँ, एक किस्से में डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है यदि ऑब्जेक्ट जो है वो एक लीनियर पाथ ले, एक सीधा पाथ ले, बिना किसी डायरेक्शन की चेंज के, सीधा एक ही डायरेक्शन में यदि कोई ऑब्जेक्ट चलता रहे तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है न्यूमेरिकली बराबर हो जाता है। तो दो पॉइंट के बीच में ये जो मोशन है ये डिपेंड करता है एक्चुअल पाथ, और इसकी कई वैल्यूज हो सकती हैं। मान लीजिए कि ये एक पार्टिकल है जो यहाँ से यहाँ चला, तो ये जो पाथ लेगा ये उसका डिस्टेंस होगा, ठीक है। एस जो है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इसका डिस्टेंस होगा, ठीक। या मान लीजिए कि सीधा जा रहा है, फिर ऐसा 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 जा रहा है, ये इसका, तो ये एक्स डिस्टेंस, ये वाई डिस्टेंस, ये जेड डिस्टेंस, ठीक है। और ये मान लीजिए डब्ल्यू है, और ये ए है, यहाँ पहुँच जाता है वो। तो टोटल डिस्टेंस एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू प्लस ए, ये पूरा डिस्टेंस आपका कवर्ड होगा, ठीक है, ओके। पाथ कैसा भी रहे, ठीक। और शेप पे डिपेंड करता है, देखें आप, शेप पे डिपेंड कर रहा है। वही बात हम करेंगे डिस्प्लेसमेंट की। इसको कहते हैं शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड द
फार पॉइंट, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं, चेंज इन पोजीशन है रिलेटेड टू द रेफरेंस पॉइंट। जीरो जहाँ से शुरुआत हो रहा है उसके रिलेशन में ये उस कितना डिस्प्लेसमेंट है। मान लीजिए आज एक ऑब्जेक्ट यहाँ था, ठीक है, और उसको डिस्प्लेस करके आपने यहाँ रख दिया, तो ये कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ इनिशियल पॉइंट से, ये बताता है वो, ठीक है। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके साथ मैग्नीट्यूड न्यूमेरिकल वैल्यू भी है, तो डायरेक्शन भी है। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन में जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो, और ये जो है ये किसी पाथ या के शेप पे डिपेंड नहीं करता है। अब देखिए यहाँ पे शेप कैसा है ये, ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कहाँ होगा, ये इसका इनिशियल पोजीशन था और ये फाइनल पोजीशन है। तो इट इज़ द शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन द इनिशियल मतलब यहाँ रेफरेंस से लेकर फाइनल पोजीशन तक, ठीक है। ये वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। और ये डिस्प्लेसमेंट तभी डिस्टेंस के बराबर होता है, ठीक है, जब यदि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो सीधा चलता रहे बिना कोई डायरेक्शन के चेंज के, ठीक है। तो हम कह सकते हैं एक प्रकार से डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल टू डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस हो सकता है लेकिन हमेशा डिस्टेंस से छोटा ही होता है, ठीक है। या तो डिस्टेंस के बराबर होगा, छोटा होगा, बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये जो फॉर्मेशन बिटवीन टू पॉइंट डिस्प्लेसमेंट इज सिंगल वैल्यूड, ठीक। अब यहाँ से ये चला, ये चला, अब यहाँ पे भी आप देखो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, ये यहाँ था और कहाँ पर पहुँच गया, यहाँ पे, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, शॉर्ट एज डिस्टेंस, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यहाँ से सीधा यहाँ से यहाँ तक, ओके। स्पीड क्या डेफिनेशन है, क्या बताता है हमको, हाउ फास्ट और स्लो द ऑब्जेक्ट इज मूविंग, कितना तेज और या कितना धीरे एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। व्हाट इज द रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट इज कवरिंग द डिस्टेंस, क्या रेट है कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्टेंस कवर कर रहा है एक पर्टिकुलर गिवन टाइम में, ठीक है। तो स्पीड का जो डेफिनेशन या फॉर्मूला होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ठीक है। इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर, ठीक। तो एक ये रेट है कि एक ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर करता है, रेट मतलब टाइम, कितने टाइम में, एक पर्टिकुलर टाइम में एक ऑब्जेक्ट जो है डिस्टेंस कवर करता है, ठीक। वेलोसिटी ये स्पीड ही है, लेकिन इसमें आप बस एक डायरेक्शन ऐड कर दीजिए कि स्पीड के साथ डायरेक्शन, स्पीड विद डायरेक्शन, तो आपको क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी। स्पीड में डायरेक्शन नहीं है क्योंकि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक। स्पीड में देखिए डिस्टेंस ट्रैवल्ड है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड है, जबकि वेलोसिटी जो है ये डिस्प्लेसमेंट है। तो वेलोसिटी इज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, एक इंटरवल ऑफ टाइम में एक ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेस होता है अपने इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक। इसका डेफिनेशन है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। इसका भी यूनिट वही है मीटर पर सेकेंड जो स्पीड का है, बस यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, स्पीड है लेकिन डायरेक्शन के साथ है, ठीक। तो इट इज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इन यूनिट टाइम, या इसको हम बोल सकते हैं रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी एक रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट पोजीशन, किस रेट से, किस टाइम के रेट से जो है एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। तो ये है स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस। स्पीड एंड वेलोसिटी का चार्ट में जो है डिफरेंस ये दिया हुआ है। स्पीड है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। स्पीड में डायरेक्शन नहीं है, वेलोसिटी में डायरेक्शन है, इसलिए वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड जो है स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड का फॉर्मूला दिया हुआ है, वेलोसिटी का फॉर्मूला दिया हुआ है,
दोनों की यूनिट सेम है, फ़र्क क्या है, एक में डायरेक्शन नहीं है और एक में डायरेक्शन है। वेलोसिटी क्या है, इट इज़ अ स्पीड बट विद अ डायरेक्शन। ठीक, अब स्पीड में एक और डिफरेंस जो है होता है, जो आप जनरली आप मार्क करो कि स्पीड जो है कभी भी नेगेटिव कैन नेवर बी नेगेटिव, नेगेटिव नहीं हो सकती, जीरो हो सकती है, नेगेटिव नहीं हो सकती। मान लीजिए आप घर से निकलते हैं, कहाँ जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, ठीक, मान लीजिए 2 किलोमीटर जाते हैं और फिर यहाँ से वापस आते हैं, ये भी 2 किलोमीटर हो गया। ठीक, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 2 + 2 4 किलोमीटर आपने चला। लेकिन वही यदि हम डिस्प्लेसमेंट लें तो जाते समय +2, आते समय -2, क्योंकि होम आपका रेफरेंस पॉइंट है, ये आपका 0 पॉइंट है। रेफरेंस आपने देखा ना, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यहाँ से आप मेजरमेंट कर रहे हो, ये आपकी 0 पोजीशन है। यहाँ से आप आगे जा रहे हो, पॉजिटिव में जा रहे हो तो आपका पॉजिटिव, यहाँ से आप रिवर्स में आ रहे हो तो आपका नेगेटिव हो जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट +2 -2 = 0। तो डिस्प्लेसमेंट आपका 0 हो, इसका मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है ना। ठीक, अब इसको नापा कैसे जाता है, जनरली आप देखते होंगे कि स्पीडोमीटर रहता है गाड़ी में, देखें ना स्पीडोमीटर, तो इसमें स्पीडोमीटर क्या बताता है, स्पीड बताता है, वेलोसिटी नहीं बताता, क्योंकि वो डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन नहीं है। आप कोई भी डायरेक्शन में उसको मोड़ दीजिए, गाड़ी को, स्कूटी को, जो भी है। ठीक, ये आपका जो है स्पीडोमीटर का स्पीड बता रहा है। दूसरा होता है ओडोमीटर, जो दिखाता है कि आप कितना दूरी अभी तक आप चल चुके हैं पूरे समय में। ठीक, टोटल किलोमीटर इसमें दिखा रहा हुआ है। तो इस तरह से स्पीड एंड वेलोसिटी हो गया, उसका डिफरेंस हो गया, और एक स्पीडोमीटर का एग्जाम्पल भी हो गया। एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, इसके बीच में क्या डिफरेंस है, ये चार्ट में है। एवरेज स्पीड, टोटल पाथ आपने जितना ट्रैवल किया है डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम आपने लिया है अपने इनिशियल यानी पहले वाले पोजीशन से आखिरी अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने तक। ओह, यदि हम टोटल डिस्टेंस ट्रैवल को डिवाइडेड बाय टाइम कर लें तो हमको क्या मिलता है, एक एवरेज स्पीड मिलती है। ठीक है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है और उसको डायरेक्शन से कोई भी मतलब नहीं है। अब आप कैसे भी चले, सीधे गए, ऐसे गए, कोई पाथ से मतलब नहीं, आपको बस टोटल करना है, कैसा भी गए आप। ठीक है, तो ये डिस्टेंस प्लस 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 ये डिस्टेंस, तो आपका इनिशियल ये पूरा आपका जब जोड़ देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल पाथ लेंथ। और इस यहाँ से यहाँ तक पहुँचने तक आपको कितना टाइम लगा वो चाहिए। तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपन, क्योंकि आप जब यहाँ से मोशन करते हैं तो आपकी स्पीड तो कांस्टेंट रहती नहीं है, कभी भीड़ मिलेगी, कभी कुछ मिलेगा, कभी आपकी स्पीड कम हो जाएगी। तो इसलिए इसको क्या बोला गया, एवरेज। एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, उसको आप डिवाइड कर लीजिए टोटल टाइम ट्रैवल का, तो आपको एवरेज स्पीड मिल जाएगा। वहीं एवरेज वेलोसिटी में यह है चेंज ऑफ पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे आप मुकिए तो यहाँ से आप फाइनल पोजीशन, यहाँ तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यहाँ से ये डिस्प्लेसमेंट है, इनिशियल फाइनल। तो फाइनल माइनस इनिशियल कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप कितना डिस्प्लेस हुए। आपको, आप यहाँ बैठे थे, आपको किसी ने धक्का दिया और आप पहुंच गए यहाँ पे, डिस्प्लेस कर दिएगा यहाँ से यहाँ तक, तो ये जो आप डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये आपको क्या करेगा कि आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, तो एक ये है, और दूसरी चीज़ इसमें डायरेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो एवरेज वेलोसिटी जो है चेंज ऑफ पोजीशन है या डिस्प्लेसमेंट है डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल।
वेलोसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट की नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव या जीरो भी हो सकती है। ये तीनों वैल्यू जो है डिस्प्लेसमेंट लेता है, लेकिन स्पीड जो है वो नेगेटिव कभी नहीं होती है। ठीक है, इस तरह से ये एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बारे में है। एक्सेलरेशन, it is defined as the rate of change of velocity. यदि कोई पार्टिकल या ऑब्जेक्ट मूव करता है और उसकी वेलोसिटी वेरिएबल होती है, चेंज होती रहती है वेलोसिटी, तो हम क्या कहते हैं कि वो बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, वो एक्सेलरेशन में है। क्योंकि डेफिनेशन ही बोलती है एक्सेलरेशन की, क्या बोलती है कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, यदि आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, मान लीजिए यहाँ पे भी 5 मीटर पर सेकेंड थी, यहाँ पे भी आपकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 5 माइनस 5 डिवाइडेड बाय, मान लीजिए कि 10 मिनट लगते हैं 10, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा 0। तो आपने देखा यदि वेलोसिटी सेम होगी तो एक्सेलरेशन 0 होता है। यदि वेलोसिटी वेरिएबल होगी, बढ़ती रहेगी, तब हम कहेंगे कि हाँ एक्सेलरेशन हो रहा है। एक और टर्म आता है डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन। कब होता है कि मान लीजिए कोई गाड़ी चल रही है और धीरे धीरे ब्रेक मारते हुए कहीं रुक गई, या आपने फुटबॉल को मारा, किक मारी और फुटबॉल कुछ दूरी पे जाकर रुक गई, तो हम क्या कहेंगे कि वेलोसिटी जो है थी और आखिर में चल के वो 0 हो गई, मतलब रिटार्डेशन होगा, एक्सेलरेशन कम होते होते कम होता चला जाएगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं, मतलब द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल डिक्रीजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, द एक्सेलरेशन इज सेड टू बी नेगेटिव, और इस टाइम जो है एक्सेलरेशन आपको नेगेटिव मिलेगा। ठीक है, वो भी हम एग्जाम्पल से देख लेंगे। ये एग्जाम्पल है। ठीक है, जैसे कार ब्रेकिंग टू स्टॉप, कोई कार है, स्टॉप हो रही है, रुकना चाह रही है, ब्रेक मारती है, और वो पहले तो चल रही थी 20 मीटर पर सेकेंड पे, लेकिन आखिर में जाके 0 हो जाती है, रुक जाती है, खड़ी जाती है, टाइम मान लीजिए 2 लिया है। तो एक्सेलरेशन का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो आप देख रहे हैं -20/2, तो आपको यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव में आ गया, एक्सेलरेशन सेड टू बी नेगेटिव। बॉल रोलिंग टू स्लो, कोई बॉल है वो रोल कर रही है और आखिर में जाके स्लो हो जाती है, रुक नहीं रही है, स्लो हो जा रही है। क्या हो जा रही है, स्लो हो जा रही है। तो मान लीजिए 8 थी, 2 हो गई, 2 सेकेंड लिया, तो फिर फाइनल माइनस इनिशियल, 2 माइनस 1 डिवाइडेड 2, फिर माइनस में आ गया। ट्रेन अप्रोचिंग स्टेशन, स्टेशन पे कोई ट्रेन अप्रोच कर रही है, तो नेचुरली वहाँ जाके स्पीड कम हो जाएगी। 30 थी मीटर पर सेकेंड उसकी वेलोसिटी थी, 10 मीटर पर सेकेंड हो गई, मान लीजिए फिर से 2 सेकेंड ही लेता है, तो फिर आप करोगे तो आपको माइनस में आ जाएगा। तो आप देख रहे हो डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन के समय स्पीड कम होती जाती है या वेलोसिटी उसकी कम होती जा रही है और एक्सेलरेशन नेगेटिव होता जाता है। इसको बोलते हैं डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन। अब हम डिस्कस करेंगे एक्सेलरेशन में ही यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या कांस्टेंट एक्सेलरेशन। जब किसी पार्टिकल का मोशन ऐसा रहता है कि इक्वल चेंजेस वेलोसिटी में होते हैं इक्वल टाइम इंटरवल में, इक्वल चेंजेस होते हैं वेलोसिटी में इक्वल टाइम इंटरवल्स में, टाइम इंटरवल सेम रहे, तब हम कहते हैं कि वो एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से जा रहा है। सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि जब कोई वस्तु या बॉडी जो है ऊपर से ले जाकर आप छोड़ते हैं और ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो नीचे गिरती है, तब वहाँ पे हमको आपको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मिलता है या एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन मिलता है। एग्जांपल,
मान लीजिए कोई वस्तु है जो गिर रही है, ठीक है, और ऊपर से छोड़ी गई है कहीं से, यहाँ से आप ऊपर की मान लीजिए बिल्डिंग से आपने एक बॉडी छोड़ी, नीचे आके वो ग्राउंड लेवल पे टकराती है। यहाँ पे उसकी वेलोसिटी क्या है, 0 है, क्योंकि आपने हाथ से पकड़ के रखा है। यहाँ पे है 2 मीटर पर सेकेंड है, 0 मीटर पर सेकेंड है, सॉरी, ठीक है। और 2 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी हो जाती है 4 मीटर पर सेकेंड, 2 सेकेंड के बाद। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 4 माइनस 0.2 हो जाएगा, ये 2 मीटर पर सेकेंड। अगले 2 सेकेंड में 4 से 8 हो जाती है, तो फिर 2 मिल जाती है। अगले 2 सेकेंड में 8 से 12 हो जाती है, फिर 2 सेकेंड में 2 हो जाती है। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक्सेलरेशन 2 2 2 2, जबकि आप वेलोसिटी देख रहे हैं बढ़ती जा रही है। इक्वल चेंज हो रहे हैं वेलोसिटी में, इक्वल टाइम इंटरवल में। तो आपको एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट मिल जा रहा है, यूनिफॉर्म मिल जा रहा है, ठीक है। देख रहे हैं, टाइम इक्वल टाइम इंटरवल है, ठीक है, और इक्वल चेंजेस हो रहे हैं, इक्वल चेंजेस हो रहे हैं। 4 माइनस 0 4, 8 माइनस 4 4, 12 माइनस 8 4, देख रहे हैं 4 4 4, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, इक्वल चेंजेस इन वेलोसिटी हो रहे हैं। फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू 4, फिर दूसरे इसमें भी 8 माइनस 4 4, 12 माइनस 8 4, इक्वल इक्वल चेंज हो रहा है वेलोसिटी में और इक्वल टाइम इंटरवल में। तब हमको जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या कांस्टेंट एक्सेलरेशन मिल जाता है, ठीक। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या वेरिएबल एक्सेलरेशन। क्या होता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या वेरिएबल एक्सेलरेशन? जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी चेंज करता है डिफरेंट अमाउंट से ओवर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तब हमें नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या वेरिएबल एक्सेलरेशन मिलता है। मतलब उसका रेट जो है, ऑब्जेक्ट की स्पीडिंग बढ़ती है टाइम के हिसाब से। अभी 1 सेकंड में ये 5 किलोमीटर पर आवर चल रही है, दूसरे सेकंड में कुछ और है, चौथे सेकंड में कुछ और है, इस तरह से है, ठीक है। तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, भले ही टाइम इंटरवल इक्वल है, और लेकिन उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो इसका एक एग्जांपल हम देखें कि मान लीजिए कोई कार ड्राइव कर रहे हैं आप ट्रैफिक में, जहाँ पे भीड़ है, ये है, मोड़ है, टर्निंग्स हैं, और आपका जो वेलोसिटी है चेंज होती जा रही है। तो मान लेते हैं कि हम हर एक सेकंड में उसका जो है वो डेटा निकालते हैं कि हर एक सेकंड में जो है कितना उसका वेलोसिटी में चेंजेस आती हैं। तो हमको मान लीजिए ये ग्राफ मिलता है। अब इस ग्राफ में आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है कैसे ये चेंजेस आ रहे हैं। यहाँ से चला, यहाँ पे आया, 1 सेकंड में वेलोसिटी उसकी 2 थी, दूसरे सेकंड में उसकी 7 थी, तीसरे सेकंड में उसकी 8 थी, ठीक है। एक बात याद रखिएगा, ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं इसमें ये जो 3 है ये आपका एक्स एक्सिस को बताता है, और ये 8 जो है यहाँ पे वाई एक्सिस की वैल्यू बताता है। तो यहाँ पे वाई एक्सिस पे क्या लिया आपने, वेलोसिटी ली है। तो ये यहाँ पे जो 8 जो लिखा है ये वेलोसिटी है, 15 ये वेलोसिटी है, ठीक है। तो इस तरह से ये वेलोसिटी 0 2 7 8 15 इस तरह से चेंज होते चली गई हर एक सेकंड में। आप देख रहे हैं वेलोसिटी चेंज हो रही है, सेकंड इक्वल इंटरवल्स के हैं, ठीक है। अब इसका हम कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन में हमें क्या मिलता है, पहला 0 to 1 सेकंड में हमको क्या मिला, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 थी, फाइनल 2 हो गई। चेंज इन द वेलोसिटी कितना है, 2 माइनस 0, टाइम में इतना हो गया। एक्सीलरेशन हमने निकालने गए तो कितना मिला, 2 मीटर। उसी तरह से 1 to 2 सेकंड्स में हमको कितना मिला, 5, 2 to 3 सेकंड्स में मतलब कितना मिला, 1, और लास्ट में 3 to 4 सेकंड्स में हमको कितना मिला, 4। आप देखिए एक्सेलरेशन आपका चेंज होता जा रहा है, यूनिफॉर्म नहीं है, एक जैसा नहीं है, वेरिएबल है, नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो चेंज इन द वेलोसिटी है वो देखिए 2 है, 5 है, 1 है, 4 है, ये जो है वेलोसिटी चेंज कर रही है, ठीक है, डिफरेंट अमाउंट से। लेकिन टाइम इंटरवल आपका वही है, कितना,
1 सेकंड। ठीक, तो इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या वेरिएबल एक्सेलरेशन। ठीक, एक्सेलरेशन वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, किस डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन जो है वो का वेक्टर आपको बताएगा। तो किसी भी पार्टिकल का वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब जैसे कि पहले 4 थी, अब 10 हो गई, 10 के बाद 15 हो गई, 15 के बाद 20 हो गई, इस तरह से जो है वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ, जो फाइनल वेलोसिटी है, जो फाइनल वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी से बड़ी है, तो हम कहते हैं एक्सेलरेशन जो है पॉजिटिव है। जब वेलोसिटी इंक्रीज करती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम कहते हैं कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, और वो होता है एक्सेलरेशन होता है वो इज इन द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी होता है। ठीक है, ये आगे आपको नेक्स्ट स्लाइड्स में जैसे जैसे चलते जाएंगे वैसे वैसे आपको हर एक पॉइंट क्लियर होता जाएगा पूरा ग्राफिकली। दूसरे सीन में कि यदि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल डिक्रीज कर रही है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब फाइनल जो है वो कम है, पहले 50 थी, 40 हो गई, 30 हो गई, 20 हो गई, इसका मतलब वेलोसिटी कम हो रही है, पार्टिकल या बॉडी जो है वो रुक रही है, उसकी स्पीड कम होती जा रही है, इसलिए फाइनल वेलोसिटी इनिशियल से कम होगी, तब हम कहेंगे एक्सेलरेशन इज सेड टू बी नेगेटिव, और एक्सेलरेशन जो होगा वो अपोजिट होगा डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी के। ठीक है, एक रूल ऑफ थंब है कि यदि बॉडी यदि स्लो डाउन कर रही है, रुक रही है, मतलब पहले ज़्यादा स्पीड थी फिर धीरे धीरे कम होते होते रुक रही है, स्लो डाउन कर रही है, तो हम कहेंगे कि एक्सेलरेशन जो है इज डायरेक्टेड, उसका डायरेक्शन जो है इज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू इट्स मोशन, जिस मोशन में उसके अपोजिट चलेगा। कोई आपकी बॉडी यदि स्टॉप हो रही है, रुक रही है, तो यदि इसकी मोशन यहाँ है तो एक्सेलरेशन जो है इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। जब वेलोसिटी फाइनल इज लेस देन वेलोसिटी इनिशियल, धीरे 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 कम होती जा रही है, तो हम कहेंगे कि एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ठीक? अब हम देखेंगे यूनिफॉर्म स्पीड एंड वेलोसिटी, मतलब यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है। तो पहला डेफिनेशन क्या है यूनिफॉर्म स्पीड का, कि कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल्स। ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स, यहाँ पे डिस्टेंस है, वहाँ पे क्या है डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ डिस्टेंस है और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है। नेक्स्ट इसका कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना फास्ट मूव कर रहा है, हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट मूविंग और इन व्हाट डायरेक्शन, क्योंकि वेलोसिटी जो है ये एक कौन है वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन, अब स्पीड के मामले में डायरेक्शन चेंज हो सकती है, स्पीड को डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं, वो सिर्फ एक मैग्नीट्यूड है, एक वैल्यू है। ठीक, लेकिन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में डायरेक्शन मस्ट रिमेन कांस्टेंट, मतलब स्ट्रेट लाइन में ही होनी चाहिए, यदि स्ट्रेट लाइन में नहीं होगी और डायरेक्शन चेंज होगा तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, और जैसे ही वेलोसिटी चेंज होगी जो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है ये यूनिफॉर्म नहीं रहेगी, बल्कि अब ये वेरिएबल हो जाएगी, दूसरी बदल जाएगी। यदि डायरेक्शन चेंज हुई तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं रहेगी, क्योंकि डायरेक्शन के साथ वेलोसिटी कि वो भी प्लस माइनस में चेंज होता जाता है। तो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन ओनली, यही एक जो है डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए।
तभी हम डिफाइन कर सकते हैं कि एक वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। क्वांटिटी स्पीड स्केलर है, वेलोसिटी वेक्टर है। एक्सेलरेशन दोनों में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, क्योंकि स्पीड भी यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म है। तो आपको मालूम है कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यूनिफॉर्म स्पीड में जीरो होता है या कोई एक्सेलरेशन उसमें नहीं होता है। तो इसमें मेन इंपॉर्टेंट बात यही है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए आपको ये गारंटी करना पड़ेगा कि जो मोशन है वो एक ही डायरेक्शन में हो, लीनियर हो, एक ही दिशा में हो, ठीक है, तभी हम उसको बोलेंगे कि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। अब हमारे मेन इस पे आते हैं हम, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन में। किसी मोशन को ग्राफिकली कैसे हम रिप्रेजेंट करें। तो अभी तक आपने पढ़ा, स्लोप पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया, वेलोसिटी, स्पीड, डायरेक्शन, ठीक है, और डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, सारे चीज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लिया है। अब कोई भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना होगा मोशन का, तो सबसे पहले आता है पोजीशन टाइम ग्राफ, कि आपके ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, ठीक है। तो आज यहाँ अभी इस यहाँ रेफरेंस पे थी, यहाँ पहुँच गई, तो पोजीशन टाइम ग्राफ में आप देख रहे हैं स्लोप। यदि इसका, इस डायग्राम का स्लोप लेंगे तो हमको क्या मिलता है, स्पीड मिलती है। स्लोप लेंगे स्पीड। एरिया इसकी मीनिंगलेस है, एरिया आप इसकी अंदर की एरिया लेंगे तो ये इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। दूसरा हम बनाते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में। पोजीशन टाइम ग्राफ में आपको स्लोप में क्या मिल रहा था, स्पीड मिल रही थी। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में आपको मिलेगा वेलोसिटी। दोनों में एरिया मीनिंगलेस है, कोई वैल्यू देती नहीं। नेक्स्ट है स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड और टाइम के बीच में, स्पीड और टाइम ग्राफ में अब यहाँ पे स्लोप कोई मतलब नहीं रखता है, ठीक है, स्लोप का कोई मायने नहीं निकलता। लेकिन हाँ, एरिया यदि आप निकालेंगे, यानी कि स्पीड इंटू टाइम करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, डिस्टेंस मिलेगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ निकाला, तो इसका जो स्लोप है वो आपको देगा एक्सेलरेशन, और एरिया क्या देगा, जब आप वेलोसिटी इंटू टाइम करेंगे तो ये m/s ये कट किया जाएगा मीटर, मतलब आपको क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। क्योंकि वेलोसिटी टाइम है इसलिए डिस्प्लेसमेंट देगा। स्पीड टाइम के बीच में ग्राफ होता तो वो क्या मिलता, डिस्टेंस मिलता। लास्ट, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ग्राफ बिटवीन एक्सेलरेशन एंड टाइम। इसमें स्लोप कोई मायने नहीं रखता है, मीनिंगलेस है। लेकिन हाँ, एरिया इसकी जो है आपको क्या देगी, वेलोसिटी देगी। तो एक्सेलरेशन टू टाइम विल गिव यू वेलोसिटी। धीरे धीरे हर एक स्लाइड में हम इसको और डिटेल में समझेंगे, जानेंगे कि कैसे ये कैलकुलेट होता है विथ एन एग्जाम्पल। पहला ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ, जब वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब चेंज नहीं हो रही, तो उस ग्राफ में किसी पॉइंट पे भी यदि आप स्लोप लें तो हमको क्या मिलता है, वेलोसिटी मिलती है, ठीक है। किस अब एक ये ग्राफ एग्जाम्पल के तौर पर, अब इसमें आप देखो कि पोजीशन है, टाइम पे बीच में एक ग्राफ है, एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, और हम कहीं भी इसका स्लोप लेंगे, जैसा पहला, अब एक हम ले रहे हैं स्लोप यहाँ पे, इस पॉइंट पे, कहाँ पे, इस पॉइंट पे स्लोप क्या होगा, राइज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। राइज कितना है, 2/1, कितना मिला, 2, ये स्लोप मिला। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, इसका स्लोप क्या है, वेलोसिटी मिलेगी, ठीक है। और यही हम इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड ले ले, ठीक है, इसका सिर्फ मोड निकाल ले, मोड समझ है ना, इसमें प्लस माइनस वैल्यू नहीं लेंगे, तब हम उसको क्या बोलते हैं, स्पीड।
ठीक है, मोर ये हटा देंगे तो वही स्पीड रहेगा। ठीक है, सिर्फ माइनस प्लस वेलोसिटी में इसलिए होता है कि डायरेक्शन शो करता है कि वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है या रिवर्स में नेगेटिव में आ रहा है, दैट्स इट। सेकेंड इसमें अब आप देखो दूसरे पोजीशन में यहाँ पे फिर वही चीज़, स्लोप क्या है 4 है ना, 4 है और डिवाइडेड बाय 2, फिर 2 आ गया। उसी तरह से यहाँ पे भी, इस पे भी और इस पे भी आप देख रहे हैं सब में जो है एक ही वेलोसिटी मिल रही है, वो है 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो टोटलिटी में स्लोप क्या हो गया, पूरा कर दिया हम देखें तो 10-1 पूरा कर ले लो आप, यहाँ से ये यहाँ से ले लो आप, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 10। ओके, 0 से था तो 0 to 10, ओके 0 to 10 और नीचे 5 - 0, तो आपको कितना हो गया पॉजिटिविटी में 2 मीटर पर सेकेंड। कहीं भी लाइन बेंड नहीं कर रही, कर्व नहीं कर रही, कहीं डायरेक्शन चेंज नहीं कर रही, ठीक है, इसलिए स्पीड का जो है वो डायरेक्शन जो है सब कांस्टेंट है, ठीक है, और इसलिए किसी भी कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए ना उसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है ना उसका डायरेक्शन चेंज होता है, दोनों चीज़ नहीं चेंज, इसलिए हम कह सकते हैं ये जो लाइन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। मेन उसमें क्या मेन है कि मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हो रहा और डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही, ठीक है, इसलिए ये कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ है। नेक्स्ट है ये पोजीशन टाइम ग्राफ, जिसमें कि अब हम ले रहे हैं कि वेलोसिटी चेंज कर रही है। ये ग्राफ है जिसमें आप दिखा रहे हैं कि एक बॉडी का वेलोसिटी है, नेक्स्ट है ये पोजीशन टाइम ग्राफ जिसमें हम दिखा रहे हैं चेंजिंग वेलोसिटी। ये ग्राफ है जिसमें दिखा रहा है कि पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बना हुआ है जिसमें अलग अलग पोजीशन है। मान लीजिए इन इक्वल टाइम इंटरवल में जो हम मान लीजिए 4 और 6 के बीच में और 10 और 12 के बीच में हम ले लेते हैं, सेकेंड के बीच में ले लेते हैं, तो क्या पोजीशन होती है। तो देखिए 4 to 6 के सेकेंड में टाइम में ड्यूरेशन कितना था 2 सेकेंड, 10 से 12 में भी 2 सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या था, देखिए डिस्प्लेसमेंट ये है आपका, तो वाई एक्सिस पे आपका डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है ना, तो ये हो जाएगा 9 -4, राइट। उसी तरह से यहाँ 36 - 25 वाई एक्सिस पे पोजीशन है कि कितना डिस्प्लेस हुआ या उसका पोजीशन क्या चेंज हुआ वो हो गया, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम कर देंगे तो 2.5 आ गया, 5.5 आ गया। अब आप यहाँ देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है, उसी प्रकार से जो एवरेज वेलोसिटी है वो भी बढ़ रही है, देख रहे हैं। तो मैग्नीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट इज इंक्रीजिंग, वेलोसिटी भी इंक्रीज कर रही है, और इसलिए हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी चेंज हो रही है, और जब वेलोसिटी चेंज होती है तो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करता है, यानी ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटिंग बिकॉज वेलोसिटी इज चेंजिंग, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ जो है ये क्या शो कर रहा है, चेंजिंग वेलोसिटी का ग्राफ है, ठीक है। और ग्राफ किसके बीच में है, पोजीशन और टाइम के बीच में है। पोजीशन टाइम ग्राफ, इससे हमको क्या क्या फिजिकल क्वांटिटीज पता चलती हैं। पहला तो है पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को देखते हुए हमें पता चल जाता है कि एक ऑब्जेक्ट की पर्टिकुलर लोकेशन क्या है किसी भी समय, किसी भी इंस्टेंट पे, किसी भी समय। डिस्प्लेसमेंट भी उसी तरह से हमें पता चल जाता है कि पहले हमको पता चल जाए कि इनिशियल पोजीशन क्या थी और बाद में फाइनल पोजीशन क्या हो गई,
एक टाइम इंटरवल में, ठीक। तो x1 जो है ये पहले इनिशियल पोजीशन है और ये है फाइनल पोजीशन। इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमको एक टाइम इंटरवल में पता चल जाएगा कि ओवरऑल चेंज इन पोजीशन क्या है, मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या है। तीसरा है चीज, इसमें हमको वेलोसिटी पता चल जाती है यदि हम ग्राफ में स्लोप निकालेंगे तो हो जाता है। स्लोप ऑफ ग्राफ डायरेक्टली हमको वेलोसिटी पता चल जाती है ऑब्जेक्ट की क्या है, ठीक है। इसमें भी सेम है, x2 माइनस x1 फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिवाइडेड बाय टाइम बाद में कितना था और पहले कितना था, ठीक है। स्पीड भी स्लोप से ही पता चल जाती है। एक्चुअली द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ही इज नथिंग बट अ स्पीड, ठीक है। और हमको ये बताया जाता है कि पता चल जाता है कि एक ऑब्जेक्ट कितना फास्ट मूव कर रहा है। डायरेक्शन में स्पीड में डायरेक्शन का कोई महत्व नहीं रहता है, ठीक है। तो इस तरह से हमको स्पीड पता चल जाती है। एक्सीलरेशन ये आप डायरेक्टली ग्राफ से नहीं पढ़ सकते हैं, डायरेक्ट इसकी वैल्यू नहीं देता, हाँ लेकिन एक हिंट लग जाती है कि एक्सीलरेशन कैसा होगा, ठीक है। एक हिंट लग जाती है कि एक्सीलरेशन कैसा होगा। अब ये एक फिगर है जिसमें कि पोजीशन है, टाइम है और एक आपको स्ट्रेट लाइन दिख रही है। इसमें दिख रहा है कि कांस्टेंट स्लोप है, कहीं भी इधर उधर नहीं है, ठीक है ना। तो कांस्टेंट स्लोप है मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी, और जब कांस्टेंट वेलोसिटी रहेगी तो क्या होगा, एक्सीलरेशन जीरो होगा, इसलिए ये जीरो एक्सीलरेशन का ग्राफ है, ठीक है। मतलब इक्वल डिस्प्लेसमेंट हो रहे हैं इक्वल टाइम इंटरवल में, स्लोप कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सीलरेशन जीरो है, ठीक। नेक्स्ट इसमें अब आप यहाँ देखो, ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, ध्यान से, ये पोजीशन टाइम ग्राफ है और यहाँ पे हमको डिक्रीजिंग वेलोसिटी मिल रही है। देख रहे हैं ग्राफ कैसे कर्व हो रहा है, ठीक है। मतलब जो x से पोजीशन जो है, पोजीशन मतलब जो आपका डिस्टेंस मूव्ड है या डिस्प्लेसमेंट है, ये जो है बहुत धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, इसलिए ये कर्व इस तरह से आ रहा है और आपको इसमें वेलोसिटी डिक्रीज होते हुए मिलेगी। डिक्रीज होते हुए मिलेगी मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है। लेकिन ए जो रहेगा वो लेस देन जीरो रहेगा, मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन है, डी एक्सेलरेशन है, क्योंकि वेलोसिटी कम होते 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 इट विल कम टू द क्या बोलते हैं जीरो, इस तरह से। तो डिक्रीजिंग वेलोसिटी है, देख रहे हैं आप यहाँ गाड़ी जो है स्पीड थी धीरे 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 कम होती चली गई, ठीक है। तो इस तरह से हमको ये नेगेटिव एक्सेलरेशन या डी एक्सेलरेशन मिल जाता है, ठीक है। ये कर्व जो है ये डाउन साइड में आपको दिखेगा, है ना, इस तरह से घूमता हुआ। और तीसरा जो है वो है, अब यहाँ देखिए कैसे जो है एक्स इंक्रीज कर रहा है फास्ट टाइम के साथ, पोजीशन इसका, ठीक है। तो क्या हो जा रहा है, स्लोप बिकमिंग स्टीपर एंड स्टीपर, मोर मतलब मोर पॉजिटिव होते जा रही है एंड ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटिंग, ओके, एक्सेलरेट कर रही है बॉडी। तो इस तरह से हमको पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड और एक्सेलरेशन के बारे में थोड़ा बहुत हिंट मिल जाती है कि एक्सेलरेशन कैसा होगा। अब ये एक ग्राफ है जिसमें बिटवीन पोजीशन एंड टाइम, और हम देख रहे हैं कि पोजीशन के यहाँ पे सीधी एक स्ट्रेट लाइन है हॉरिजॉन्टल जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे हम मोशन कैसे एनालाइज करें, तो स्टेट ऑफ द मोशन क्या होगा, क्योंकि बिकॉज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, पोजीशन मतलब अब जैसे ये 5 किलोमीटर पर है तो टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन पोजीशन चेंज नहीं रही है, इसका मतलब क्या हो गया कि ऑब्जेक्ट कंप्लीटली स्टेशनरी है या रेस्ट पर है। दूसरी चीज वेलोसिटी, अब चूंकि रेस्ट पर है तो क्या होगा, वेलोसिटी विल बी जीरो हमेशा के लिए, पूरे टाइम्स जीरो ही दिख रही है आपको वेलोसिटी, है ना, क्योंकि पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। तो अब जब वेलोसिटी जीरो हो गई तो एक्सीलरेशन क्या होगा, वो भी जीरो हो जाएगा। और मैथमेटिकल इक्वेशन, लीनियर काइनेमेटिक इक्वेशन के हिसाब से
इसमें यदि हम x05 लिख लें मतलब इनिशियल पोजीशन और v इंटू टी, v तो आप 0 हो गया, इसलिए आपको एक्स टी इज इक्वल टू 5 ये मिल गया। ये पोजीशन टाइम ग्राफ है जिसमें ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी का पोजीशन टाइम ग्राफ का ये आपको दिया हुआ है। अब हमको ये निकालना है कि इन दोनों में से स्पीड सबसे किसकी ज़्यादा है, ए की ज़्यादा है, बी की ज़्यादा है। ठीक है, तो आप जानते हो कि यदि पोजीशन टाइम ग्राफ दिया हो आपको, तो इस लाइन का ये जो ग्राफ है कोई भी ऑब्जेक्ट का, उसका स्लोप हमको क्या देता है, स्लोप क्या होगा, ये y ये x है, तो y अपॉन एक्स इज इक्वल टू वेलोसिटी देगा। इसका स्लोप, इस लाइन का स्लोप आपको क्या देगा, उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी दे देगा। तो हम एक पर्टिकुलर टाइम पे, समझ लीजिए 1 घंटे पर, हम निकाल लेते हैं कि दोनों की वेलोसिटी क्या होगी। अब ये हमने 1 घंटे पर ले लिया, एक सीधी वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी, देखा इसको यहाँ कट कर रहा है, इसको यहाँ कट कर रहा है, और हमने कैलकुलेट किया तो मिला स्पीड ऑफ ए इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ ए इज y अपॉन एक्स इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर। उसी तरह से बी का कैलकुलेट कर लिया तो हमको क्या मिला, 7 किलोमीटर पर आवर। अब आप देखिए 1 घंटे जब बीते तब एग्जैक्टली ए की स्पीड थी 4 किलोमीटर और बी की स्पीड थी 7। इसका मतलब क्या हुआ कि बी जो है की स्पीड ज़्यादा है और ए की स्पीड बी से कम है। तो जितना भी ये लाइन स्टीप होगी उतनी ज़्यादा वेलोसिटी ज़्यादा होगी, उतनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी। ठीक है, यदि मान लीजिए यहाँ से हमने एक लाइन और ड्रॉ कर दी सीधी, ये स्टीपर होगी, ये इसकी और ज़्यादा होगी। यदि एक लाइन यहाँ से ड्रॉ कर दी तो देखेंगे अब सबसे कम इसकी स्टीप है तो इसकी सबसे कम वेलोसिटी होगी, है ना। तो जितना ज़्यादा स्टीप होता चला जाएगा, जितना ज़्यादा स्टीप होता जाएगा वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। मतलब 1 घंटे में उसने इतना कवर किया, 1 घंटे में बी ने जो है 7 किलोमीटर कवर किया और उसी घंटे में जो ए है वो सिर्फ 4 किलोमीटर पहुंच रहा है, राइट। तब हमको क्या मिला कि कार ए जिसका स्लोप कम है, लेस स्टीप है, इसलिए स्लो है, इसलिए लेस डिस्टेंस पर यूनिट ऑफ टाइम कवर करेगा। कार बी ज़्यादा स्लोप है, स्टीपर है, फास्टर है और पर यूनिट टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। अब ये ऑब्जेक्ट का पोजीशन टाइम ग्राफ है और हमको इसमें क्लियरली दिख रहा है कि ऑब्जेक्ट पहले 12 किलोमीटर अपने रेफरेंस पॉइंट से 12 किलोमीटर की दूरी पे ऑलरेडी था, ठीक है। और वहाँ से धीरे 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 इसका डिस्टेंस कम होता जा रहा है और टाइम बढ़ता जा रहा है और आस्ते आस्ते अल्टीमेटली वो अपने ओरिजिन पोजीशन पर वापस आ गया, मतलब रिवर्स आ रहा है, ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन, जब 0 था टाइम तो पोजीशन थी 12 मीटर, ये इनिशियल स्टेट है उसका। तो ऑब्जेक्ट स्टार्ट करता है 12 मीटर अवे फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट। 0 to 1 में पोजीशन उसकी हो जाती है 12 से 8 पे आ जाती है, तो 8 माइनस 12 ये हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा -4। इट्स मूविंग बैकवर्ड्स टुवर्ड्स द ओरिजिन एट अ स्टेडी स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकंड। माइनस साइन क्या शो कर रहा है, रिवर्स आ रहा है। 1 to 2 अगेन -4, इट इज कंटिन्यूसली मूविंग इन द नेगेटिव डायरेक्शन और उसकी स्पीड सेम है। 2 to 3 सेम, तो इट मेंटेन्स ए कांस्टेंट वेलोसिटी। देख रहा वेलोसिटी अभी कांस्टेंट है और अपने ओरिजिन पॉइंट जहाँ से चला था, कहीं से भी चला हुआ, अपने ओरिजिन पॉइंट पे वापस
आ गया है। मान लीजिए आप घर से चलते हैं और अपने दोस्त के घर जाकर रुक जाते हैं 12 किलोमीटर, और सवेरे उठते हैं और वापस घर आते हैं, तो वो जो आप सवेरे उठ के वापस घर आते हैं तो समझ लीजिए ऐसा ग्राफ बनेगा। मोशन का एनालिसिस, आपने देखा वेलोसिटी -मीटर/सेकंड है, हर एक सेकंड के इंटरवल के बाद वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा है, और यूनिफॉर्म आप मान लो रेक्टिलिनियर मोशन है, ठीक है, मतलब कहीं भी डायरेक्शन नहीं चेंज हो रहा। यदि डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है और -4 के हिसाब से वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में आ रहा है, मतलब मूविंग बैकवर्ड कर रहा है टूवर्ड्स द ओरिजिन, तो हम कह सकते हैं कि एक्सीलरेशन 0 है। यदि डायरेक्शन में चेंज आता तो नेचुरली वेलोसिटी में भी चेंज आता। यहाँ आपको कहीं भी वेलोसिटी में चेंज नहीं दिख रहा, कहीं भी वेलोसिटी में चेंज दिख रहा है नहीं दिख रहा है, इसका मतलब लीनियर है, ठीक है, उसका मोशन लीनियर है, कहीं भी इधर उधर भटक नहीं रहा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन इसका 0। और लास्टली इसका मैथमेटिकल इक्वेशन लीनियर काइनेमेटिक इक्वेशन के हिसाब से, यहाँ पे एक्स इनिशियल जो पोजीशन 12 मीटर्स थी ये थी, तो आपको जो है आप उसका पोजीशन, उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन किसी भी टाइम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये ग्राफ जो है आपको क्या दिखा रहा है कि कोई भी बॉडी जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रही है अपने ओरिजिनल पोजीशन की, और यहाँ पे स्पीड जो है वो सेम है, कहीं भी चेंज नहीं हो रही है, वेलोसिटी उसकी सेम है, ठीक। अभी तक पोजीशन टाइम ग्राफ देख रहे थे, अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यहाँ पे आप देख रहे हो कि कोई ऑब्जेक्ट जो है जिसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करती चली जा रही है इक्वल अमाउंट में। तो उसके लिए ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, मान लीजिए एक हमने टाइम पीरियड ले लिया 10 और 15, और एक और ले लिया 25 और 30 के बीच में, और अब कैलकुलेशन किया, ठीक है। तो सबसे पहले इनिशियल स्टेट में क्या था, इसका 10-5, मतलब 10-5 था, और कोऑर्डिनेट फिर पहुंच गया 15-7.5। ये याद रखिएगा, जो ये वाई रहता है दिस इज वेलोसिटी, एक्स क्या दिखाता है आपको, टाइम दिखा रहा है, ओके। उस हिसाब से टाइम इंटरवल जो है 15 - 10 हो गया, 5 हो गया, उसी तरह से चेंज इन वेलोसिटी हो गई, एक्सेलरेशन हमको मिल गया 0.5। उसी तरह से टाइम पीरियड 25 और 30 के बीच में हमने कैलकुलेट किया, तो हमको फिर 0.5 एक्सेलरेशन मिला। वेलोसिटी कितनी मिली, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, याद रखिए मैं वेलोसिटी नहीं बोल रहा हूँ, चेंज इन वेलोसिटी 2.5 तो हमने क्या किया, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम 10 to 15, 25 to 30, दोनों जो एक टाइम इंटरवल कितने थे, 5 और 5 के बीच में, तो हमने कहा इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में वेलोसिटी जो इंक्रीज कर रही है वो इक्वल अमाउंट में कर रही है, 2.5 और आप देखिए एक्सेलरेशन भी उतना ही आ रहा है, ठीक है। तो इससे क्या मालूम है कि एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट एंड इन द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। आपको मालूम है जब वेलोसिटी आपका पॉजिटिव रहती है तो एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में होता है, ओके। अब ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है डिक्रीजिंग वेलोसिटी के लिए, डिक्रीजिंग वेलोसिटी के लिए वेलोसिटी डिक्रीज होती चली जा रही है। तो ये इस कोऑर्डिनेट में वेलोसिटी कौन है, कौन सी, ये इधर वाई वाली, ठीक है, 15, 12.5, 10, 7.5, 5, 2.5 और 0, ठीक है। तो आप देख रहे हैं इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में वेलोसिटी इक्वल अमाउंट में डिक्रीज करती चली जा रही है। तो मान एक ले लीजिए पोजीशन, पहला 25, ये वाला 25 सेकेंड्स, और एक और ले लेते हैं 5, ठीक, एक और ले ले 10,
और एक और ले लें 12.5, ठीक है। तो ये हमने एक पोजीशन ले ली, ये वाला टाइमिंग देखिए, और एक ये ले लिया, ठीक, कैलकुलेशन किया। तो हमने फिर क्या देखा, टाइम इंटरवल वही 5 लेकिन अब चेंज इन वेलोसिटी -2.5 -2.5 और एक्सलेशन भी माइनस में आ गया क्योंकि डिक्रीजिंग वेलोसिटी है। तो इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, माइनस साइन आपका शो क्या कर रहा है, डायरेक्शन। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। जैसे आपकी डिक्रीजिंग वेलोसिटी होती है तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में काम करने लगता है। ओके, अब ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है जिसमें कि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। यहाँ आप देखिए वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, एक स्ट्रेट लाइन 5 मीटर पर सेकेंड पर ही है, टाइम बढ़ता जा रहा है लेकिन वेलोसिटी सेम है, मतलब एक्सेलरेशन 0 है। अब ये इसका कैलकुलेशंस हैं। जब टाइम 0 था वेलोसिटी 5 थी, 1 है तब भी 5 है, 2 है तब भी 5 है, 3 है तब भी 5 है। तो एक्सेलरेशन कैसा, कैलकुलेशन इनिशियल स्टेट है, यहाँ पे रहेगा। तो पोजीशन इसकी तो वह क्या होगी, पोजीशन कैलकुलेट करने के लिए इस ग्राफ के अंदर जो एरिया आएगी, मतलब वेलोसिटी इनटू टाइम आप करोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, इस एरिया क्या मिल जाएगा, पोजीशन मिल जाएगी। सिंपल से कहने का मतलब है डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा या डिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है, बेटर पोजीशन मिल जाएगी। तो जब 0 है तो पोजीशन 0 है, तो ऑब्जेक्ट इज मूविंग एट एन इनिशियल स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद जो है एक्सीलरेशन यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ से भी, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी सब एक ही है, तो ये पूरा 0 आ जाएगा, है ना। वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है, तो जो फाइनल वेलोसिटी है वही इनिशियल वेलोसिटी है। जब दोनों को माइनस करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। पोजीशन ऑफ द कैलकुलेशन में पहले तो 0 है। दूसरी स्थिति में जब 1 सेकेंड होता है तब हम क्या करेंगे, ये जो है, अब देखो ये जो एरिया है इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, पोजीशन मिलेगा। तो यहाँ पे आ रही 5 मीटर, वेलोसिटी सेम है, कितना कवर कर लिया उसने, 5 मीटर कवर कर लिया डिस्टेंस, ठीक है। दूसरी स्थिति में अब यहाँ 2 हो गया तो 5 इंटू 2 10 मीटर कवर कर लिया। तीसरे इसमें 15 मीटर कर लिया। तो आप देख रहे हो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम डिस्टेंस टाइम भी ग्राफ, आप पोजीशन टाइम ग्राफ भी निकाल सकते हो, राइट। यहाँ पे आप पोजीशन टाइम भी ग्राफ निकाल सकते हो। वो हम अगले इसमें देखेंगे कि कैसे निकाला जाता है। अब इसका मोशन एनालिसिस, पहला स्टेट ऑफ मोशन क्या, यूनिफॉर्म मोशन है, कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, स्ट्रेट लाइन में चल रही है, कहीं वो नहीं है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। और ये उसी तरह से है जैसे डिस्प्लेसमेंट टाइम था, लेकिन वहां डिस्प्लेसमेंट जो कांस्टेंट मतलब मूव नहीं कर रहा है, तो उसमें और इसमें आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, फिगर सेम है लेकिन यहाँ पे ग्राफ अलग अलग हैं। वो डिस्प्लेसमेंट टाइम में था या पोजीशन टाइम में था, ये वेलोसिटी टाइम में है, ठीक है। यहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत कीजिएगा, ठीक। यहाँ इसका मतलब है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या मतलब है कि ऑब्जेक्ट जो है वो कंटिन्यूसली मूव कर रहा है और उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है। एक्सेलरेशन, स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट द एक्सेलरेशन, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे लाइन परफेक्टली फ्लैट है इसलिए कोई चेंज नहीं है, वेलोसिटी सेम है इसलिए एक्सेलरेशन भी 0 होगा। डायरेक्शन ऑफ द मोशन +5 मीटर पर सेकेंड आ रहा है, पॉजिटिव है। ऑब्जेक्ट कंटिन्यूसली फॉरवर्ड मूव कर रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में, अपने स्टार्टिंग पॉइंट से आगे जा रहा है,
ठीक है, तो डायरेक्शन मोशन उसका पॉजिटिव है। डिस्प्लेसमेंट, अब आप जो है काइनेमेटिक्स के इक्वेशन के हिसाब से ये इसका पोजीशन है कि एनी टाइम आप जो है इसका डिस्प्लेसमेंट इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ जिसमें कि कांस्टेंट वेलोसिटी है। ठीक है, और अब नेक्स्ट पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमें क्या क्या फिजिकल क्वांटिटीज ऑब्टेन होती है, क्या क्या हम इसमें से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर एग्जांपल ले रहे हैं, उसी से एक्सप्लेन करेंगे। अब देखिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। ये जो ग्राफ आया इसका आप यदि एरिया निकाल लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हो 0 से स्टार्ट हो रहा है, वेलोसिटी इसकी इंक्रीज करती जा रही है, मतलब एक्सेलरेशन भी हो रहा है, और उसके बाद जो वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई और उसके बाद फिर धीरे धीरे कम होते होते अपने ओरिजिनल पोजीशन पे रिवर्स होके आ गया। ठीक है, अब ये देखना, ये ग्राफ जो है ये एक्स एक्सिस के ऊपर है, मतलब पॉजिटिव है। यदि ये एक्स एक्सिस के नीचे भी रहता तो नेगेटिव लिया जाता है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, इसका एरिया निकाल लेना है। अब यहाँ पे मैंने क्लियरली मेंशन किया है कि ऐड एरियाज अबाउ द एक्स एक्सिस। ठीक है, बिलो एक्सिस एक्स एक्सिस क्या होगा तो नेगेटिव होगा और उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये सिर्फ हमको करना है डिस्प्लेसमेंट निकालते समय। यदि वो नेगेटिव एक्स एक्सिस के नीचे यदि कोई ग्राफ होगा तो उसका एरिया जो हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये सिर्फ डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए हमको उसमें से माइनस करना पड़ेगा। यदि ऊपर ही होगा तो कुछ नहीं करना है, सारा पॉजिटिव है, पॉजिटिव डायरेक्शन में जो है वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, इसलिए सब पॉजिटिव है। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना आ गया 16 + 8, यदि हम इसका एरिया निकालेंगे, और डिस्प्लेसमेंट भी आ गया 24। ठीक है, ये इसका कैलकुलेशन जो है वो आगे के स्लाइडों में आपको मिल जाएगा, अभी आप फिलहाल इतना जानो। अब इसमें देखिए एक और हमको फिजिकल क्वांटिटी मिलती है, एक्सेलरेशन, रेट एट विच द ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी इज चेंजिंग। वेलोसिटी यहाँ पे चेंज हो रही है, 1 थी, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, उसके बाद कांस्टेंट हो गई, उसके बाद कम होते 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 0 हो गई वेलोसिटी। ठीक है, ठीक, तो ये तो आपका ऑब्जेक्ट जो है वो वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, इसलिए ऊपर आपका स्ट्रेट अपवर्ड स्लोप आपको मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे स्लोप आपको नीचे के डाउनवर्ड मिल रहा है, इसका मतलब डी एक्सलरेट कर रहा है, नेगेटिव एक्सलरेशन है। ठीक है, तो कुछ नहीं, इसमें यदि आप स्लोप निकाल लोगे तो आपको एक्सलरेशन मिल जाएगा। तो ये है, क्योंकि ये अपवर्ड है इसलिए हमको क्या मिलेगा, कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सलरेशन। फ्लैट हॉरिजॉन्टल है, इसका मतलब 0 एक्सलरेशन होगा। फिर डाउनवर्ड स्लोपिंग है, नीचे स्लोप आ रहा है, नेगेटिव, गाड़ी रुक रही है, तो स्लोपिंग मीन्स डी एक्सलरेशन, यानी नेगेटिव एक्सलरेशन मिल जा रहा है। इस तरह से हम इसमें से वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम एक्सलरेशन भी निकाल सकते हैं। डिटेल कैलकुलेशन नेक्स्ट स्लाइड में है। अब इस स्लाइड में आपको डिटेल कैलकुलेशंस हैं। तो सबसे पहले इनिशियल पोजीशन थी 0, वेलोसिटी भी 0 थी, सारा सब चीज 0 थी। अब 0 to 2 सेकेंड्स, 0 to 2 सेकेंड, यहां से लेकर यहां तक आप देखो वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, इसलिए एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा, एक जैसा होगा। ठीक है, तो टाइम में जैसे 2 है और वेलोसिटी 4 निकल गई है, 4 है, यह है ना 4, ये 4 देख रहे हैं आप, और 4 पे क्या है, कितना है 2, 4 मीटर पर सेकेंड पर आपको कितना सेकेंड हो रहा है, 2 सेकेंड हो रहे हैं, तो मतलब 4 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से ये वेलोसिटी पे है। ठीक है, तो एक्सीलरेशन क्या होगा, 4 माइनस 0 and 2 minus 0, that will give you plus 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन मिल जाएगा, पॉजिटिव है। इसको हमने इसको अब इसका जो हमको डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है वो हम कैसे करेंगे।
तो हमको इंटरनल एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ठीक, ये ट्रायंगल हम पहला लेंगे, ये ट्रायंगल हम लेंगे, इसका एरिया निकालेंगे, हाफ 2 इंटू 4, तो ये आपको मिल गया +4 मीटर, 4 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका, डिस्टेंस प्लस निकाल दीजिए, उतना डिस्प्लेसमेंट हुआ 4, ठीक। नेक्स्ट आइए 2 to 4, 2 to 4, यहाँ पे आप देख रहे हैं वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट हो गई, इसका मतलब क्या होगा, एक्सेलरेशन यहाँ 0 हो गया, ठीक है। इसको हमने कैसे, और डिस्प्लेसमेंट कैसा निकाला इस एरिया का, इसका एरिया, तो ये है 2 से लेकर 4 तक, ये कितना हो गया, 2 सेकेंड हो गया ना, 1 सेकेंड 2 सेकेंड, और वेलोसिटी कितनी है 4, तो 4 इंटू 2 8 मीटर, 8 मीटर हो गया, ये 8 मीटर आ गया। अब टोटल क्यूमुलेटिव, टोटल मिला के ऊपर का और नीचे का मिला के कितना हो गया, 4 + 8 = 12 मीटर, क्यूमुलेटिव डिस्टेंस भी वही होगा, ठीक, 4 + 8। नेक्स्ट 4 to 6 सेकेंड, अब ये 4 to 6 सेकेंड में क्या हो रहा है, डी एक्सेलरेशन हो रहा है, डी एक्सेलरेट कर रही है, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी कम होती जा रही है, ठीक है। जब वेलोसिटी कम होती है तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इसका अपोजिट हो जाता है, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है, होता है कि नहीं। जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी डिक्रीज करती है तो क्या हो जाता है, एक्सेलरेशन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है, लगने लगता है, मतलब नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। अब इसका a = 0 - 4 6 - 4, आपको देखिए माइनस आ गया माइनस -2 मीटर/सेकंड स्क्वायर, नेगेटिव हो गया, ठीक है। अब इसका हम कैसे निकालेंगे इंटरवल, ये वाला एरिया, कौन सा एरिया, दिस एरिया, ये आपने निकाल लिया, हाफ इंटू, ये 2 है, 1 2 और ये 4 है, तो 2 इंटू 4 4 मीटर आ गया, ठीक है। क्यूमुलेटिव डिस्प्लेसमेंट ये करके +12 दैट इज 16, और क्यूमुलेटिव डिस्टेंस भी, डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस सेम आ गया, ठीक है। इस तरह से हमने ये कैलकुलेशंस की, ओके। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमको कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज ऑब्टेन हुई, डिस्प्लेसमेंट हुई, डिस्टेंस हुई, एक्सेलरेशन हुआ, ठीक है। ये 2 क्वांटिटी तो हमको मिले ही, ठीक है। अब है काइनेमेटिक्स एनालिसिस। सबसे पहले है ये हम पोजीशन लेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट पर है तो हमें पोजीशन टाइम ग्राफ पे क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन मिलेगी जो एक्स एक्सिस से पैरेलल होगी, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वेलोसिटी तो 0 हो जाएगी और एक्सेलरेशन भी 0 हो जाएगा, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे क्या हमको मिलेगा, इसमें भी एक स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल मिलेगी जो एक्स एक्सिस से पैरेलल होगी, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है। दूसरे पोजीशन में ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है स्टेडी वेलोसिटी के साथ, ठीक है। तो ये आपको पोजीशन के हिसाब से मिल जाएगा, पोजीशन टाइम के साथ, ठीक है। यहाँ पे टेंजेंट जो है स्लोप का कांस्टेंट है, कहीं भी आप टेंजेंट निकालोगे सेम निकलेगा, ठीक है। अब देर इज, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे क्या होगा, यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन, सेम वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी चल रही है ना, वेलोसिटी कांस्टेंट इसमें 20 पे चल रही है, तो फ्लैट लाइन है, 0 एक्सेलरेशन है, स्लोप 0 है, इसलिए 0 एक्सेलरेशन है, ठीक। नेक्स्ट इसमें है
ऑब्जेक्ट स्पीड कर रहा है, स्पीडिंग अप, वेलोसिटी उसकी चेंज हो रही है, बढ़ती जा रही है, पॉजिटिव है, तो आपको ये पोजीशन टाइम ग्राफ पे इस तरह का स्लोप मिलेगा। देख रहे हैं आप, स्लोप इंक्रीज कर रहा है, स्लोप इज इंक्रीजिंग, कॉन्केविंग अप, स्टीप स्लोप हो जाता है। स्टार्ट करता है जीरो वेलोसिटी से जहाँ पे फ्लैट स्लोप है, और धीरे 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 स्लोप इसका इंक्रीज करता चला जा रहा है पॉजिटिव वे में। ठीक है, तो स्लोप स्टीपर हो रहा है, मतलब कि वेलोसिटी स्टीप हो रही है। ठीक, अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे कैसा मिलेगा, ये इस तरह का हमको एक ग्राफ मिलेगा वेलोसिटी टाइम पे। कांस्टेंट पॉजिटिव स्लोप मिल रहा है, और इसी तरह कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन भी होगा। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन होगा ही होगा, राइट। तो ये आपका इनिशियल स्टेज था गाड़ी की, कार की, एक्सेलरेट होते 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 बहुत फास्ट मूव करने लगी। अब इसमें जो है ऑब्जेक्ट जो है स्लो डाउन कर रहा है, देखिए इसका स्लो डाउन हो रहा है, तो ऑब्जेक्ट इज स्लोइंग डाउन। तो पीटी ग्राफ पे जो है वेलोसिटी जो है स्लोप का, वो धीरे 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 फ्लैट होती चली जा रही है। ठीक है, फ्लैट होते होते ये यहाँ पे सीधा हो जाएगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, राइट, गेटिंग स्मॉलर स्मॉलर, जीरो वेलोसिटी हो जाएगी। तो स्लोप इज डिक्रीजिंग, तो वेलोसिटी की टाइम ग्राफ में क्या मिलेगा, इस तरह का मिलेगा, कांस्टेंट नेगेटिव स्लोप मिलेगा विद अ नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है ये वेक्टर है, और एक्सेलरेशन का वेक्टर पॉइंट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है तो एक्सेलरेशन इसके अपोजिट होगा।